हाय, मैं सोनाली हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल सोनाली वॉइस को सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट पाने के लिए बगल में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें। मेरा नाम अनीता है और मैं आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो आपको हैरान कर देगी। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ। मेरे माता पिता मुझसे बहुत प्यार करते थे। हम 4 बहनें थीं और हम कानपुर में रहते थे। हमारा कोई भाई नहीं था। पिताजी को अपनी बेटियों की शादी जल्दी जल्दी करने की चिंता रहती थी, क्योंकि माता पिता दोनों ही बीमार रहते थे। उन्हें डर था कि कहीं ऐसा न हो कि वे अपनी बेटियों को इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले जाएं। इसलिए उन्होंने मेरी 2 बड़ी बहनों की शादी पहले ही कर दी थी। अब मेरी बारी थी। मैं बीए पास कर चुकी थी और आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन पिताजी को मेरी शादी की बहुत जल्दी थी। उन्होंने मेरी आगे की पढ़ाई रोक दी और कहा, बीए तक की पढ़ाई बहुत है, अब तुम्हारी शादी करनी है, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं अपने माता पिता के फैसले से खुश थी। वैसे भी एक न एक दिन मुझे शादी करके ससुराल तो जाना ही था। मैंने उनकी बात मान ली और शादी के लिए हाँ कर दी। मेरे लिए एक मध्यम वर्गीय परिवार से रिश्ता आया। पिताजी को यह रिश्ता बहुत पसंद आया, क्योंकि उस परिवार में न सास ससुर का झंझट था और न ही किसी ननद का। मेरे होने वाले पति के माता पिता कई साल पहले गुजर चुके थे और उनकी कोई बहन भी नहीं थी। सिर्फ एक बड़ा भाई था जो शादीशुदा था। उनकी शादी को 12 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक उनकी कोई संतान नहीं थी। इसलिए पिताजी इस रिश्ते से बहुत प्रभावित हुए। लड़के की नौकरी भी बहुत अच्छी थी। दोनों भाई आपस में बहुत प्यार से रहते थे। मेरे घर पर मेरे होने वाले देवर के लिए रिश्ता लेकर मेरी जेठानी ही आई थीं। जेठानी बहुत समझदार और खूबसूरत थीं। उन्हें देखकर नहीं लगता था कि उनकी शादी को 12 साल हो चुके हैं। मेरे जेठ की नौकरी कुछ खास नहीं थी। वे छोटे मोटे काम करते थे, लेकिन घर का सारा खर्च मेरे होने वाले पति की कमाई से चलता था। उनकी नौकरी एक अच्छी कंपनी में थी और उनकी कमाई बहुत अच्छी थी। पिताजी को उनकी ये खूबियां पसंद आईं और उन्होंने बिना ज्यादा सोचे समझे रिश्ते के लिए हाँ कर दी। हालांकि मेरे परिवार ने मेरी मर्जी भी पूछी थी। मुझे लड़के की तस्वीर दिखाई गई थी। मना करने से कोई फायदा नहीं था, क्योंकि मैं किसी और लड़के को पसंद नहीं करती थी। मेरे लिए परिवार का फैसला सबसे जरूरी था। जब मैंने लड़के की तस्वीर देखी तो वह मुझे पहली नज़र में ही पसंद आ गया। मेरा होने वाला पति बहुत स्मार्ट था, इसलिए मैंने भी शादी के लिए हाँ कर दी। मेरी हाँ सुनकर माता पिता बहुत खुश हुए। मेरी शादी के बाद उनके पास मेरी एक छोटी बहन रहने वाली थी, जबकि मेरी 2 बड़ी बहनों की शादी हो चुकी थी। मैं तीसरे नंबर पर थी। रिश्ता पक्का हो गया था। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। रिश्ता तय होने के बाद शादी के बारे में सोचना भी एक अलग मजा देता था। मैं मन ही मन अपनी शादी के बारे में सोचकर मुस्कुराती रहती थी। मेरी जेठानी कभी कभी मुझसे फोन पर बात कर लेती थीं। अब मुझे अपनी शादी का बेसब्री से इंतजार था। शादी से पहले मैंने अपने मायके में कभी घर का काम नहीं किया था, क्योंकि मुझे घरेलू कामों में रुचि नहीं थी। मेरी माँ मुझसे कहती थीं, कभी कभी किचन में आकर कुछ सीख लिया करो, शादी के बाद ससुराल वाले तुम्हारे लिए नौकर नहीं रखेंगे। लेकिन मैं सोचती थी कि शादी के बाद जो होगा वह देखा जाएगा, इसलिए मैं माँ की बात को नज़रअंदाज कर देती थी। फिलहाल मेरी शादी की तारीख तय हो चुकी थी। धीरे धीरे वह दिन भी आ गया और मेरी शादी हो गई। शादी के बाद ससुराल में जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी। ससुराल में लड़की पर जिम्मेदारियां आ जाती हैं, जो मायके में वह नज़रअंदाज करती है, लेकिन शादी के बाद वही जिम्मेदारियां उस पर अनिवार्य हो जाती हैं। मैं हर रोज सुबह जल्दी उठती थी, जबकि मायके में 10 बजे से पहले कभी नहीं उठती थी। ऐसा नहीं था कि मुझे मेहनत से डर लगता था, लेकिन इतने कामों से मैं थकान महसूस करने लगी थी। मैं अब थोड़ा आराम करना चाहती थी। देखते ही देखते समय बीतता गया और मेरी शादी को 3 साल हो गए। इन 3 सालों में मेरा रूटीन एक जैसा रहा। सुबह जल्दी उठकर सबके लिए नाश्ता बनाना, फिर जरूरी काम निपटाना और उसके बाद अपने पति के साथ समय बिताना। शादी के पहले दिन ही मेरे पति ने मुझसे कह दिया था, मैं घर के झगड़ों में कभी नहीं बोलूंगा, तुम मुझसे मेरी भाभी की बुराई मत करना। मैं औरतों के मामलों में दखल देने वाला मर्द नहीं हूं, अपने मामले खुद सुलझाना। मुझे भाभी की शिकायत करने की जरूरत नहीं है। इस घर को संभालोगी तो तुम्हारा ही फायदा होगा। भाभी से कभी घर का काम मत करवाना। अब तुम इस घर में आई हो तो सारी जिम्मेदारियां तुम्हारी हैं।
भाभी ने शादी के बाद से कई सालों तक इस घर के लिए काम किया है। अब मैं चाहता हूं कि तुम ये जिम्मेदारियां संभालो। मैं समझ गई थी कि मेरे पति मुझसे क्या कहना चाहते हैं। मैंने उनसे कहा, आपको मेरी वजह से कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मेरी जेठानी सारा दिन आराम करती थीं। मेरी शादी के बाद से उन्होंने घर के कामों को हाथ भी नहीं लगाया। सारे काम मुझे ही करने पड़ते थे। सुबह से रात तक काम करते करते समय कब बीत जाता था पता ही नहीं चलता था। जेठानी घर में थी, फिर भी सारा बोझ मुझ पर था। मैं इन कामों से थक चुकी थी। रोज वही रूटीन मुझे बोर कर रहा था। मेरी जिंदगी में न कोई मजा था न कुछ खास। एक बात मुझे अजीब लगती थी। मेरे जेठ ने एक नया काम शुरू किया था। वे कभी मर्दों के बाल काटते थे तो कभी लोगों के घर जाकर बिजली की फिटिंग करते थे। उन्हें शुरू से ही छोटे मोटे काम करने का शौक था। वे हमेशा अलग अलग काम करते थे, कभी एक ही काम पर टिककर कारोबार नहीं बढ़ाया। हर महीने उनके पास नया काम होता था। एक दिन सुबह मैं मार्केट जाने के लिए निकली तो देखा कि मोहल्ले की औरतें मेरे जेठ के पास मसाज करवाने आ रही थीं। शाम तक उनका आना जाना लगा रहता था। जेठ ज्यादातर घर पर ही रहते थे। वे कई दिनों से यह काम कर रहे थे। मुझे पता था कि उन्हें इस काम से अच्छे पैसे मिल रहे थे। मेरी जेठानी को भी औरतों के आने से कोई परेशानी नहीं थी। वे हर तरह का काम कर लेते थे। हम जिस मोहल्ले में रहते थे वहां की औरतें आधुनिक थीं। उन्हें पार्लर जाने का शौक था, इसलिए वे हमारे घर मसाज के लिए आती थीं। मैं घर के काम करते करते थक जाती थी। मेरा हाल बुरा हो जाता था। कभी कभी मेरा मन करता था कि मैं भी जेठ से मसाज करवा लूं, लेकिन शर्म की वजह से चुप रहती थी। जेठानी को औरतों के आने से कोई ऐतराज नहीं था। वे बहुत खुले विचारों वाली थीं और किसी पर पाबंदी नहीं लगाती थीं। मेरे जेठ बहुत अच्छे स्वभाव के थे। वे किसी से ज्यादा बात नहीं करते थे। जेठानी भी ऐसी ही थीं। मैं अपने जेठ से ज्यादा बात नहीं करती थी, क्योंकि मेरे पति ने मुझे पहले ही बता दिया था, हमारे यहाँ औरतों को मर्दों से ज्यादा बात करने की इजाजत नहीं है। वैसे भी मैं कम बोलती थी, जरूरत पड़ने पर ही बात करती थी। मैं चुपचाप जेठ के कमरे में खाना रखकर आ जाती थी, क्योंकि वे बाहर आकर खाना नहीं खाते थे। जेठानी अपनी दुनिया में मस्त रहती थीं। वे हमेशा टीवी के सामने बैठकर सीरियल देखती रहती थीं। उन्हें अपने पति की ज्यादा चिंता नहीं थी। ऐसा नहीं था कि मेरी शादी से पहले उन्होंने अपने पति की परवाह नहीं की। मेरी शादी से पहले वे अपने पति और देवर का बहुत ख्याल रखती थीं। लेकिन मेरी शादी के बाद से उन्होंने खुद को बदल लिया था। शायद वे भी मेरी तरह घर के कामों से तंग आ चुकी थीं। मेरे आने के बाद उन्हें लगा होगा कि अब उनकी जिंदगी के मजे लेने के दिन आ गए हैं। मुझे अपनी जेठानी से बहुत जलन होती थी। वे आराम करती थीं क्योंकि मैं इस घर को संभाल रही थी, लेकिन मेरे लिए कोई नहीं था जो मुझे थोड़ा आराम दे सके। कभी कभी मेरे जेठ का मूड अच्छा होता था तो वे हम सबके साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा लेते थे, लेकिन ज्यादातर समय वे अपने कमरे में ही रहते थे। उनके कमरे के पास ही एक और कमरा था जहां वे अपना काम करते थे, बॉडी मसाज का काम। मुझे अपने जेठ की समझ नहीं आती थी। वे बहुत शांत और शर्मीले इंसान थे, लेकिन मैं अक्सर सोचती थी कि वे ऐसा काम कैसे कर लेते हैं। औरतों की मसाज करते वक्त उन्हें शर्मिंदगी नहीं होती? मुझे तो यह सोचकर ही शर्मिंदगी महसूस होती थी। जब मैंने अपने पति से यह बात कही तो वे हंसते हुए बोले, ये उनका रोज का काम है, वे इसी से अपना खर्च चलाते हैं। अगर वे अपने काम से शर्माएंगे तो खाएंगे क्या? उनकी बात सुनकर मैं चुप हो गई। कभी कभी जब मैं काम से बहुत थक जाती थी तो मेरा मन करता था कि कोई मेरी भी मसाज कर दे, ताकि दिन भर की थकान दूर हो सके। लेकिन मैं अपनी यह ख्वाहिश किसी से कह नहीं सकती थी। उस वक्त मेरी शादी को सिर्फ 3 साल हुए थे। एक दिन अचानक मेरी जेठानी की तबीयत बहुत खराब हो गई। उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। उनकी शुगर बहुत बढ़ गई थी। उन्हें 2-3 दिन अस्पताल में रहना पड़ा। घर आने के बाद भी उनकी तबीयत ठीक नहीं रही। कई हकीमों और डॉक्टरों से इलाज करवाया गया, लेकिन उनकी बीमारी ठीक नहीं हुई। मेरे पति और जेठ दोनों उन्हें बहुत प्यार करते थे। मेरी शादी से पहले घर का सारा काम जेठानी ही करती थीं, लेकिन एक दिन उनकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उनकी मृत्यु हो गई। उनके इलाज में बहुत पैसा खर्च हुआ, फिर भी वे नहीं बच सकीं। मेरे पति अपनी भाभी को मां की तरह मानते थे। उन्होंने उनकी जान बचाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन बीमारी इतनी बढ़ गई कि कुछ हो न सका। शायद यह सब इसलिए हुआ क्योंकि जेठानी ने मुझे बहुत परेशान किया था। मेरी शादी के दिन से ही वे मुझ पर हुक्म चलाती थीं।
वे सारा दिन टीवी के सामने बैठी रहती थीं और घर की सारी जिम्मेदारियां मुझ पर डाल दी थीं। वे बहुत गुस्सैल थीं, लेकिन यह गुस्सा वे घर के मर्दों के सामने नहीं दिखाती थीं, सिर्फ मुझ पर ही गुस्सा करती थीं। मुझे नौकरानी की तरह ट्रीट करती थीं। सारा काम मेरे सिर पर था और वे बस आराम करती रहती थीं। न अपने पति का ध्यान रखती थीं, न घर के कामकाज का। उनके माता पिता इस दुनिया में नहीं थे, इसलिए वे कहीं आती जाती भी नहीं थीं। जेठानी के मरने के बाद मुझे थोड़ी राहत मिली, लेकिन घर की जिम्मेदारियां दोगुनी हो गईं। अब मुझे बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाना पड़ रहा था। जेठानी की बीमारी के दौरान मेरे पति और जेठ पर बहुत कर्ज हो गया था। हमारे घर के हालात खराब हो चुके थे। कर्ज चुकाने के लिए हम तीनों मेहनत कर रहे थे। पहले मैं सिर्फ घर का काम करती थी, लेकिन अब मैंने घर पर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। मेरे पास कई बच्चे पढ़ने आते थे। उनकी फीस से मैं घर का खर्च चलाती थी। मेरे पति भी कुछ पैसे देते थे और जेठ अपनी पत्नी के इलाज का कर्ज चुकाने में लगे थे। पहले जेठ के पास 1-2 महीने में कभी कभी मसाज के लिए औरतें आती थीं, लेकिन अब यह काम बहुत बढ़ गया था। हर रोज हर उम्र की औरतें और लड़कियां उनके पास आती थीं। मैंने कभी जेठ के बारे में कोई गलत बात नहीं सुनी। सब उनकी शराफत की तारीफ करते थे। लेकिन एक दिन कुछ अजीब हुआ। उस दिन दोपहर में मैं अपने कमरे में थोड़ा आराम करने के बाद खाना बनाने किचन जा रही थी। तभी मैंने मोहल्ले की एक लड़की सुनीता को हमारे घर में आते देखा। वह खुशी खुशी जेठ के कमरे में मसाज के लिए गई, लेकिन थोड़ी देर बाद वह रोते हुए बाहर निकली। मैं हैरान रह गई। 3 साल की शादी में ऐसा पहली बार हुआ था। जेठ की शराफत का हर कोई गवाह था। वे भले इंसान थे, फिर सुनीता रोते हुए क्यों निकली? मैं परेशान हो गई और सोचने लगी। बाद में काम में व्यस्त होकर मैं यह बात भूल गई। कुछ दिन बाद जब मैं किसी काम से बाहर जा रही थी, तो सुनीता अपने दरवाजे पर खड़ी थी। मुझे देखकर वह इधर उधर की बातें करने लगी। मैं जल्दी जल्दी बात खत्म कर निकलना चाहती थी, क्योंकि मुझे मार्केट से सामान लाना था, खाना बनाना था और शाम को पति के साथ वक्त बिताना था। लेकिन वह बहुत बातूनी थी। उससे पीछा छुड़ाना मुश्किल हो रहा था। अचानक उसने मेरे जेठ के बारे में कुछ कहा, जिसे सुनकर मैं चौंक गई। उसने बताया कि जेठ ने उसके साथ अच्छा नहीं किया। मैं हैरान थी कि इसका क्या मतलब है। बार बार पूछने पर भी उसने कुछ नहीं बताया। वह बात छेड़कर चुप हो गई और अपने घर चली गई। मैं सोच में पड़ गई कि जेठ ने उसके साथ क्या किया होगा। यह सोचते हुए मैं मार्केट गई। घर लौटने पर भी यह बात मुझे परेशान कर रही थी। सुनीता का व्यवहार मोहल्ले में ठीक नहीं था। मेरे पति अक्सर कहते थे कि वह मोहल्ले का माहौल खराब करती है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वे ऐसा क्यों कहते हैं। मैं पड़ोसियों से ज्यादा मिलती जुलती नहीं थी, इसलिए मुझे ऐसी बातें नहीं पता थीं। मैंने सोचा कि यह बात पति से शेयर करूं, लेकिन मैं बहुत भुलक्कड़ हूं। उनके आने तक मैं काम में व्यस्त होकर सब भूल गई। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। एक दिन हम पति पत्नी रात को रेस्टोरेंट में डिनर के लिए जाने वाले थे। मेरे पति शाम 6 बजे ऑफिस से लौट आए। मैं उनका इंतजार कर रही थी। तैयार होकर हम डिनर के लिए निकले। रेस्टोरेंट में स्वादिष्ट खाना खाया और आइसक्रीम भी ली। रात के 11 बज गए थे जब हम घर लौटे। गली के मोड़ पर एक आदमी भागता हुआ आया और हमें जल्दी घर आने को कहा। हम भी परेशान हो गए कि क्या हो गया। जल्दी जल्दी घर पहुंचे तो वहां बहुत सारे लोग जमा थे। शोर शराबा हो रहा था। घर में घुसते ही नजारा देखकर हम हैरान रह गए। मेरे जेठ सिर झुकाए खड़े थे। उनके चेहरे से लग रहा था कि उनका किसी से झगड़ा हुआ है। मोहल्ले की औरतों ने बताया कि जेठ ने सुनीता के साथ कुछ गलत किया था। सुनीता भी सिर झुकाए खड़ी थी। हम बहुत परेशान थे। जेठ की हालत देखकर वे शर्मिंदगी से जमीन में गड़े जा रहे थे। कुछ गड़बड़ जरूर थी। सुनीता के माता पिता कह रहे थे कि जेठ को अब सुनीता से शादी करनी होगी। हम हैरान थे। मेरे पति गुस्से से चिल्लाने लगे, यह सब झूठ है, मेरे भैया ऐसा नहीं कर सकते। मोहल्ले के लोग भी जेठ की शराफत की गवाही देने लगे। सुनीता की सच्चाई किसी से छुपी नहीं थी, लेकिन सवाल था कि उसके माता पिता उसकी शादी जेठ से क्यों करवाना चाहते थे। मोहल्ले के बड़े लोगों ने बैठक कर इस मामले को सुलझा दिया, लेकिन जेठ पर बदनामी का दाग लग गया। लोग उनके पास आना जाना छोड़ गए। उनका काम बंद हो गया। वे सारा दिन कमरे में बंद रहते थे, खोए खोए से रहते थे। पहले भी वे कम बोलते थे, लेकिन अब तो जैसे बोलना ही भूल गए थे।
उनकी हालत देखकर मुझे उन पर बहुत दया आती थी। मेरा दिल भी यह मानने को तैयार नहीं था कि मेरे जेठ किसी से कुछ गलत कह सकते हैं। मेरे पति ने बहुत कोशिश की कि वे जेठ को अपने ऑफिस में नौकरी दिलवा दें, लेकिन जेठ ने साफ मना कर दिया। फिर मेरे पति के एक दोस्त की मदद से उनके लिए दूसरे शहर में नौकरी का इंतजाम हो गया। वे अपना सारा सामान पैक करके वहां चले गए और एक कमरा किराए पर ले लिया। अब इस घर में सिर्फ हम पति पत्नी रह गए थे। मुझे अक्सर अपने जेठ की कमी खलती थी। मेरे पति भी उनके बारे में सोचकर उदास रहने लगे थे। घर की रौनक जैसे खत्म हो गई थी। पहले जेठानी इस दुनिया से चली गई थी और अब जेठ को भी यहां से जाना पड़ा। मैं सोचती थी कि कोई लड़की कितनी भी बुरी क्यों न हो, वह खुद का तमाशा नहीं बनाएगी। दूसरी ओर मुझे अपने जेठ पर पूरा भरोसा था। इन 3 सालों में मैंने उनमें कोई कमी नहीं देखी। वे अपनी पत्नी के साथ खुश रहते थे और उनका ख्याल रखते थे। मैं समझ नहीं पा रही थी कि यह सब क्या था। दिन इसी सोच में गुजर रहे थे। एक दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मेरे पति मुझे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने जो खबर दी, उसे सुनकर हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। डॉक्टर ने बताया कि मैं गर्भवती हूं। शादी के 3 साल बाद यह खबर सुनकर हमारी खुशी दोगुनी हो गई। मेरे पति ने मुझे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने से मना कर दिया और घर के काम भी बंद करवा दिए। उन्होंने एक नौकरानी रख ली जो सारा काम करती थी। मेरे पति मेरा बहुत ख्याल रखने लगे और मुझे आराम करने को कहते थे। वे भी अपनी संतान के लिए बहुत खुश थे। कुछ दिनों बाद मेरे जेठ छुट्टी लेकर घर आए। हमसे मिलने के बाद वे अपने कमरे में आराम करने चले गए। अब मेरे पति देर रात तक ऑफिस में काम करते थे। वे ओवरटाइम भी करते थे ताकि ज्यादा कमाई हो सके। बच्चे के आने की वजह से उनकी जिम्मेदारियां बढ़ गई थीं। मैं सारा दिन घर में आराम करती थी। नौकरानी सारा काम करती थी, लेकिन ज्यादा लेटने से मुझे थकान और बदन दर्द होने लगा। एक दिन मेरी हालत बहुत खराब थी। पूरा शरीर दर्द से टूट रहा था। मेरे पति अभी ऑफिस से नहीं आए थे। मैंने सोचा कि जेठ घर पर हैं और जेठानी भी नहीं है। क्यों ना उनसे मसाज के लिए कहूं। मेरा शरीर बहुत दुख रहा था। मैं उनके कमरे में गई। मुझे देखकर वे चौंक गए। मैंने सोचा कि उन्हें कैसे कहूं, लेकिन हिम्मत करके शर्म को एक तरफ रखा। मैंने कहा, भैया, क्या आप लाइट बंद करके मेरी मसाज कर सकते हैं? लेकिन अगले ही पल जो हुआ वह मेरे लिए हैरानी का सबक बन गया। जेठ उठे तो उनके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। वे बोले, नहीं नहीं अनिता, मेरे पास मेरे भाई का एक ही रिश्ता बचा है। मैं उसे खराब नहीं करना चाहता। तुम मेरे कमरे से चली जाओ। उनकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई। शर्मिंदगी से मेरे कदम भारी हो गए। मैं अपने कमरे में लौट आई और सोचने लगी कि उन्होंने मुझे गलत क्यों समझा। मैं तो सिर्फ मसाज की बात कर रही थी। वे दूसरी औरतों की मसाज करते थे, तो मेरी क्यों नहीं? लेकिन उन्होंने मुझे कमरे से क्यों भगा दिया? अगले दिन सुबह वे अपना सामान पैक करके दूसरे शहर चले गए। कुछ दिन बाद मुझे और पूरे मोहल्ले को एक ऐसी खबर मिली जिसने सबके होश उड़ा दिए। सुनीता ने रोते हुए कबूल किया कि उसने जेठ पर झूठा इल्जाम लगाया था। वह जेठ से शादी करना चाहती थी और उनसे प्यार करती थी, लेकिन जेठ शरीफ इंसान थे। वे अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे। उनकी मृत्यु के बाद वे किसी और के बारे में सोचना भी नहीं चाहते थे। जब सुनीता ने शादी की बात की तो जेठ ने मना कर दिया। फिर उसने उन्हें बदनाम कर दिया ताकि वे मजबूर होकर शादी कर लें। इसका नुकसान सुनीता को ही हुआ। मोहल्ले में यह बात फैल गई और उसके लिए रिश्ते आने बंद हो गए। जेठ शर्मिंदगी से यह शहर छोड़कर चले गए। बाद में सुनीता की शादी एक अधेड़ उम्र के आदमी से तय हो गई। मोहल्ले में जेठ के प्रति जो गुस्सा था वह खत्म हो गया। उनकी इज्जत वापस आ गई। लेकिन मैं परेशान थी कि उस दिन जेठ ने मुझे ऐसा क्यों कहा। यह सोचकर मैं पागल सी हो रही थी। 1 महीने बाद जेठ फिर छुट्टी पर आए। वे मुझसे नजरें चुराने लगे। मैंने उनसे बात करने की कोशिश की। उस दिन पति ऑफिस में थे। मैं जेठ के लिए खाना लेकर उनके कमरे में गई। वे बोले, अनिता, मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाहता हूं। उस दिन जो हुआ, मुझे उसकी शर्मिंदगी है। सुनीता की वजह से मेरा दिमाग खराब हो गया था। मैं डिप्रेशन में चला गया था। मुझे लगा कि हर औरत मर्द को गलत समझती है, इसीलिए नासमझी में तुम्हारे लिए गलत बात निकल गई। मुझे माफ कर दो। उनकी बात सुनकर मैं बहुत दिनों बाद दिल से मुस्कुराई। मैंने कहा,
मैं आपके दिमाग की हालत समझती हूँ। मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। मेरी बात सुनकर वे हल्के हो गए। फिर वे वापस चले गए। अब वे दूसरे शहर में अच्छी जिंदगी जी रहे हैं और खूब कमाई कर रहे हैं। लेकिन उन्हें अपनी पत्नी की कमी आज भी खलती है। सुनीता की वजह से जो बेइज्जती हुई, उससे उनका कानपुर आने का मन नहीं करता। वे महीने में छुट्टियों पर ही आते हैं। सुनीता जेठ से शादी करना चाहती थी। उसे नहीं पता था कि उनके दिल में अपनी पत्नी के लिए कितना प्यार है। वह किसी और को गलत नजर से नहीं देखते थे। सुनीता उन्हें पहले से पसंद करती थी, लेकिन कह नहीं पाई। जेठानी के मरने के बाद उसने कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। जब जेठ ने मना किया तो उसने उन्हें बदनाम किया। अब उसकी शादी हो गई। हमारे लिए खुशी की बात थी कि जेठ अब खुश हैं और अच्छा कमा रहे हैं। कुछ महीनों बाद मैंने एक प्यारे बेटे को जन्म दिया। हम पति पत्नी बहुत खुश हैं। जेठ जब आते हैं तो मेरे बेटे के लिए गिफ्ट लाते हैं। लोग अक्सर मर्द को गलत समझते हैं, लेकिन कभी कभी औरत भी अपने फायदे के लिए मर्द पर इल्जाम लगा देती है। हर बार गलती मर्द की नहीं होती। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि अगली कहानी सबसे पहले आपको मिले।